क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां खुला? हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर रहा है? वीमेन विल नामक वेब प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 10 मार्च 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां खुला? हमारे भारत देश का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला है तेलंगाना राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तेलंगाना। लेकिन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क तेलंगाना में कहां खुला? तो याद रखो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद के गचिबौली पुलिस स्टेशन पर। कहां पर? गचिबौली पुलिस स्टेशन पर हमारे भारत देश का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला है। और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? साइबराबाद पुलिस प्रमुख VC सज्जनार ने। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, साइबराबाद पुलिस प्रमुख VC सज्जनार ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया। और यह डेस्क देश में अपनी तरह की पहली लिंग समावेशी सामुदायिक पुलिसिंग पहल है। और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क में कितने ट्रांसजेंडर लोगों ने भाग लिया? तो इसके उद्घाटन में तकरीबन 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इमेज में आप देख सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय को पुरुष और महिला के साथ तीसरे लिंग के रूप में मान्यता कब दी थी? तो यह GK का क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना चाहिए। हमारे पुरुष और महिला के साथ तीसरे लिंग के रूप में मान्यता हमारी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी 2014 में। और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क की बात करें तो यह ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए दुनिया का पहला हेल्प डेस्क है। और इसका प्रबंधन एक पुलिस संपर्क अधिकारी और ट्रांसजेंडर समुदाय के एक सदस्य द्वारा किया जाएगा। और यह ट्रांसजेंडर समुदाय के बीच सभी शिकायत निवारण के लिए केंद्र बिंदु भी होगा। और यहां जब देश का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला है तेलंगाना के हैदराबाद में, तो यहां हम तेलंगाना की बात करें तो आप मैप में देखिए, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है यह तेलंगाना। और तेलंगाना में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 10। तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या है 17। तो तेलंगाना में राज्यसभा सीटों की संख्या है 7। और तेलंगाना अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी एक अलग स्टेट के रूप में। और इसीलिए प्रतिवर्ष 2 जून को तेलंगाना अपना स्थापना दिवस मनाता है। और तेलंगाना के बारे में यह फैक्ट भी आप जान लीजिए कि तेलंगाना के वर्तमान एवं पहले मुख्यमंत्री कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं K चंद्रशेखर राव तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री भी और वर्तमान मुख्यमंत्री भी। और तेलंगाना के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो इमेज में आप देख सकते हैं ESL नरसिम्हन। लेकिन तेलंगाना की वर्तमान राज्यपाल कौन है? आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और तेलंगाना में सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है डोली और वो डेक्कन पठार में स्थित है। क्या? डोली। और तेलंगाना के बारे में जो राज्य प्रतीक है उनके बारे में भी आज आप जान लो। तेलंगाना का राजकीय वृक्ष है जम्मू चेट्टू। इमेज में आप देख सकते हैं यह है जम्मू चेट्टू। और तेलंगाना का राज्य पुष्प है तांगेदु पुव्वु। क्या? तांगेदु पुव्वु। और तेलंगाना का राज्य फल है आम। तो तेलंगाना का राज्य पशु है चित्तीदार हिरण। और तेलंगाना का राज्य पक्षी है पालापीट। ओके, तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में वीमेन विल वेब प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? वीमेन विल नामक वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है गूगल ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गूगल। गूगल ने नया वेब प्लेटफॉर्म वीमेन विल कब लॉन्च किया?
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यानी कि 8 मार्च 2021 को गूगल ने यह विमेन विल लॉन्च किया और यह मंच भारत में 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को अपना समर्थन प्रदान करेगा ताकि वे त्वरित कार्यक्रमों, व्यावसायिक ट्यूटोरियल और मेंटरशिप की मदद से उद्यमी बन सके। और इस वेब पोर्टल को कौन कौन सी भाषाओं में एक्सेस किया जा सकता है? तो यह विमेन विल नामक वेब प्लेटफॉर्म को अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा में एक्सेस किया जा सकता है और यह गांवों में इच्छुक महिलाओं को अपने रुचि जैसे कि सौंदर्य सेवाओं, टेलरिंग, होम ट्यूशन, फूड प्रोसेसिंग आदि को व्यवसाय में बदलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा यह विमेन विल नामक वेब प्लेटफॉर्म। गूगल द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए पिछले कुछ सालों में की गई पहलों की बात करें तो इसमें है इंटरनेट साथी कार्यक्रम। इंटरनेट साथी कार्यक्रम को गूगल और अल्फाबेट के सीईओ हमारे भारतीय मूल के अमेरिकी सुंदर पिचाई ने 2015 में गांवों में महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया था और गूगल ने नेस्कॉम फाउंडेशन को 5 लाख US$ का अनुदान दिया और यह अनुदान डिजिटल और वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण देने में मदद करेगा। और वैश्विक ORG इम्पैक्ट चैलेंज फॉर विमेन एंड गर्ल्स की भी घोषणा की गई और इसके तहत गूगल भारत और अन्य देशों में गैर लाभकारी और सामाजिक उद्यमों को $25 मिलियन अनुदान देगा। और यहां जिक्र किया गया है गूगल का, तो गूगल के स्थापक कौन है? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन दोनों ने मिलकर गूगल की स्थापना की। स्थापना कब की? 4 सितंबर 1998 को। और गूगल का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। और गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने एक एकीकृत रेल मदद हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। तो यह रेल मदद हेल्पलाइन नंबर और यहां रिक्त स्थान दिया गया है। कौन सा नंबर है? 139। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 139 रेल मदद हेल्पलाइन नंबर। सभी नंबर को निरस्त कर दिया गया है। अब सिर्फ 1 अप्रैल से 139 नंबर ही रेलवे हेल्पलाइन नंबर होगा। और रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 का उपयोग कौन कौन सी सेवाओं के लिए किया जा सकता है? यात्रा के दौरान यात्रियों द्वारा सभी प्रकार के प्रश्नों, सहायता और शिकायतों के लिए इस हेल्पलाइन नंबर का यूज किया जा सकता है। जागरूकता बढ़ाने और लोगों को सूचित करने के लिए रेलवे ने #OneRail1Helpline 139 नामक एक सोशल मीडिया अभियान भी शुरू किया है। और हेल्पलाइन नंबर 182 को 1 अप्रैल 2021 से बंद कर दिया जाएगा और इसका 139 में विलय कर दिया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर 139 12 भाषाओं में उपलब्ध है। यात्री इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम यानी कि IVRS का विकल्प चुन सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? हाल ही में 2021 के यह इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को जारी किया गया और इसमें टॉप पर रहा है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड, तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया और इस साल हांगकांग इस सूचकांक में शामिल नहीं हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिंगापुर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किसने किया है? अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन ने। किसने? हेरिटेज फाउंडेशन ने यह आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया और इस सूचकांक में सिंगापुर ने लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पर रहा है न्यूजीलैंड, तीसरे स्थान पर रहा है ऑस्ट्रेलिया, चौथे स्थान पर रहा है स्विट्जरलैंड और 5वें स्थान पर रहा है आयरलैंड। और यहाँ आप दोस्तों इमेज में देख सकते हैं 1 से 5 नंबर पर कौन कौन से देश रहे। और जुलाई 2019 से जून 2020 की अवधि के लिए इस बार 184 देशों को शामिल करके यह सूचकांक तैयार किया गया है। भारत ने इस वर्ष 56.5 का स्कोर प्राप्त किया है जो एशिया प्रशांत देशों के बीच मध्य स्थान पर है। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो यह एक वार्षिक सूचकांक और रैंकिंग है।
इसे वर्ष 1995 में द हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल नामक थिंक टैंक द्वारा बनाया गया था। और यह सूचकांक दुनिया के देशों के बीच आर्थिक स्वतंत्रता को मापता है। और यह सूचकांक द वेल्थ ऑफ नेशंस में एडम स्मिथ के दृष्टिकोण से प्रेरित है। किसके? एडम स्मिथ के यह द वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की बुक आप इमेज में देख सकते हैं। तो इसके दृष्टिकोण से प्रेरित है यह सूचकांक। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सेवा सबसे बेहतर किस देश में है? सिंगापुर देश में है। और हाल ही में एक महीने पहले यह इंडेक्स जारी किया था द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। तो टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? सिंगापुर। टैक्स भुगतान के लिए फेस रीडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। और यह क्वेश्चन कुछ दिन पहले सुर्खियों में थे। तो यहां बात करें सिंगापुर की, यह शहर पिंग नदी के किनारे पर स्थित है। सिंगापुर को सिंहों का शहर भी कहा जाता है। और सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है ली सियन लुंग। और सिंगापुर की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? हलीमा याकूब। सिंगापुर की कैपिटल का नाम है सिंगापुर सिटी। और सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। ओके, पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में टाइम्स ऑफ वुमन लाइवलीहुड इन टाइम्स ऑफ पेंडेमिक, टेम्पररी बेसिक इनकम एंड द रोड टू जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? तो यह बड़े टाइटल वाली रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित की है यूएनडीपी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने यह रिपोर्ट हाल ही में जारी की। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट का नाम क्या है? प्रोटेक्टिंग वीमेन्स लाइवलीहुड्स इन टाइम्स ऑफ पेंडेमिक, टेम्पररी बेसिक इनकम एंड द रोड टू जेंडर इक्वालिटी। तो इस टाइटल में विकासशील देशों की गरीब महिलाओं हेतु एक अस्थायी मूल आय यानी कि टेम्पररी बेसिक इनकम टीबीआई का प्रस्ताव दिया गया है। और यह रिपोर्ट जारी की है यूएनडीपी ने। तो इस रिपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च से पहले प्रस्तुत किया गया है। अवैतनिक श्रम अर्थात देखभाल और घरेलू कार्यों में पुरुषों की तुलना में महिलाएं औसतन प्रतिदिन 2.4 घंटे अधिक व्यतीत करती है। और इस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो महामारी के कारण आय में कमी होने तथा नौकरियां छूटने के कारण महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है। अत्यधिक गरीबी में महिलाओं के रहने की संभावना पुरुषों की तुलना में 25% अधिक है। और यह रिपोर्ट जारी की है यूएनडीपी ने। तो यूएनडीपी का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। यूएनडीपी की स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई। और यूएनडीपी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अचिम स्टेनर। और यूएनडीपी की मूल संस्था का नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूएनडीपी की मूल संस्था का नाम। छठा क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा कि दुनिया की हर 3 में से एक बालिका वधू भारत से है? दुनिया की हर 3 में से एक बालिका वधू भारत से है, यह चौंकाने वाला खुलासा किया है यूनिसेफ ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूनिसेफ। और यूनिसेफ की वर्तमान कार्यकारी निदेशक कौन है? हेनरिटा एचफोर। इमेज में आप देख सकते हैं। तो हेनरिटा एचफोर ने यह बात की है कि विश्व भर की बालिका वधुओं में से आधी सिर्फ भारत सहित 5 देशों से है, उसमें भी हर 3 में से एक भारत से है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यूनिसेफ द्वारा इस संदर्भ में तथ्य जारी किए गए। शताब्दी के अंत तक अतिरिक्त 10 मिलियन और बालिका वधुओं की संख्या बढ़ सकती है। आकलन के अनुसार करीब 65 करोड़ महिलाएं ऐसी है जिनका बचपन में विवाह कर दिया गया। और इनमें से आधी संख्या बांग्लादेश, ब्राजील, इथियोपिया, भारत और नाइजीरिया से है। और यह बात कही है यूनिसेफ ने। तो यूनिसेफ का पूरा नाम क्या होता है? द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ का पूर्ण स्वरूप। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। यूनिसेफ की वर्तमान कार्यकारी निदेशक है हेनरिटा एचफोर। और यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को।
और यूनिसेफ को 1965 में उसके बेहतर कार्य के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 7वां क्वेश्चन, भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने माटियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में कौन सा पदक जीता? हमारे भारत देश के एक जाने माने पहलवान बजरंग पुनिया ने यह माटियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में हाल ही में गोल्ड मेडल जीतकर हमारे देश का गौरव बढ़ाया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोल्ड मेडल। लेकिन माटियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज कहां आयोजित की गई? इटली की कैपिटल रोम में। बजरंग पुनिया ने माटियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में किसको हराकर स्वर्ण पदक जीता? मंगोलिया के पहलवान जिसका नाम है तुल्गा तुमुर ओचिर, क्या तुल्गा तुमुर ओचिर को हराकर हमारे यह बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और बजरंग पुनिया ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? 65 किग्रा भार वर्ग में बजरंग पुनिया ने स्वर्ण पदक जीता। और भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने 65 किग्रा भार वर्ग में फिर से नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर ली है। तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। हमारी चैनल की ओर से बजरंग पुनिया को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बात करें तो हमारी विनेश फोगट भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि विनेश फोगट ने माटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज रेसलिंग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीतकर हमारे देश का गौरव बढ़ाया। और विनेश फोगट ने 53 किग्रा भार वर्ग में हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल हासिल किया है। 8वां क्वेश्चन, स्वाधीनता पुरस्कार से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा? स्वाधीनता पुरस्कार बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इस साल स्वाधीनता पुरस्कार से 9 व्यक्तियों और एक संगठन को पुरस्कार प्रदान करने की बात बांग्लादेश सरकार ने की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 9। स्वाधीनता पुरस्कार बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बांग्लादेश ने 7 मार्च 2021 को 9 व्यक्तियों और एक संगठन के नाम की घोषणा की है, जिन्हें वर्ष 2021 के लिए बांग्लादेश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बोले तो स्वाधीनता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन स्वाधीनता पुरस्कार में क्या दिया जाता है, किसी तरह का सम्मान होता है, उनकी बात करें तो स्वाधीनता पुरस्कार को स्वाधीनता पदक या स्वाधीनता पुरस्कार भी कहा जाता है। और यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो 1977 से बांग्लादेश सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है। सम्मान पाने वाले व्यक्ति को एक स्वर्ण पदक, 5 लाख टका जो बांग्लादेश की करेंसी है टका का नकद पुरस्कार और सम्मान पत्र दिया जाता है। क्या क्या दिया जाता है? स्वर्ण पदक, 5 लाख टका और एक सम्मान पत्र। और स्वाधीनता पुरस्कार की आगे बात करें तो यह बांग्लादेश नागरिकों या संगठनों को शिक्षा, पत्रकारिता, सार्वजनिक सेवा, मुक्ति युद्ध, भाषा आंदोलन, चिकित्सा सहित कई क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। 9वां क्वेश्चन, बीजू पटनायक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इमेज में आप देख सकते हैं बीजू पटनायक, जो हाल ही में दोस्तों 5 मार्च को बीजू पटनायक जी की जन्म जयंती मनाई गई। तो इनके संदर्भ में बीजू पटनायक सुर्खियों में आए तो यहां हमें सोचना है कि बीजू पटनायक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 5 मार्च को बीजू पटनायक की जयंती मनाई गई, बिल्कुल सही। वे एक अच्छे पायलट थे, जी हां, और वे महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए, यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपरयुक्त सभी, यानी कि आंसर है ऑप्शन डी। तो यहां हम बीजू पटनायक की बात करें, 5 मार्च को बीजू पटनायक की जयंती मनाई गई। उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी, एक भारतीय राजनेता, एक विमान चालक और एक व्यवसायी के रूप में याद किया जाता है। और विजयानंद पटनायक, जो बीजू पटनायक का ही नाम है, विजयानंद पटनायक, जन्म 5 मार्च 1916 को, और वह बीजू पटनायक के नाम से लोकप्रिय थे। वे 2 बार ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे। और बीजू पटनायक वर्ष 1936 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो गए। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध और वर्ष 1948 के कश्मीर युद्ध में भारतीय वायुसेना में एक पायलट के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई थी, यानी कि एक अच्छे पायलट भी थे, साथ साथ एक भारत देश के अच्छे क्रांतिकारी भी और ओडिशा के मुख्यमंत्री भी रहे थे। और बीजू पटनायक ने वर्ष 1942 में एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और वे भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। 10वां क्वेश्चन,
हाल ही में दिल्ली से त्रिशूर वायुसेना केंद्र और त्रिशूर वायुसेना केंद्र से बरेली हवाई अड्डे के लिए पहली उड़ान किसने रवाना की? तो यह पहली उड़ान रवाना की है हरदीप सिंह पुरी ने। तो हरदीप सिंह पुरी हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है? हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली से त्रिशूर वायुसेना केंद्र से बरेली हवाई अड्डे के लिए पहली उड़ान रवाना की। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में इस उड़ान में चालक दल में सभी सदस्य महिलाएं थी। और बरेली हवाई अड्डे को क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी कि उड़े देश का आम नागरिक के तहत वाणिज्यिक उड़ानों के लिए उन्नत बनाया गया है। किसको? बरेली हवाई अड्डे को। और यहां जिक्र किया गया है उड़ान योजना का। तो इनसे जुड़े कुछ क्वेश्चन की बात करें। 21 अक्टूबर को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो उड़ान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा पिछले साल हमारी सरकार ने की थी। और 21 अक्टूबर 2020 को उड़ान का पूर्ण स्वरूप है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान योजना की चौथी वर्षगांठ मनाई गई और इस अवसर पर 21 अक्टूबर को उड़ान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई, क्योंकि इसी दिन उड़ान योजना के दस्तावेज पहली बार जारी किए गए थे। और उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय हवाई मार्गों द्वारा आम लोगों को सस्ते और सुलभ हवाई यात्रा का लाभ उपलब्ध कराना। वर्ष 2024 तक 100 हवाई अड्डों या तो वाटरड्रोम या तो हेलीपोर्ट विकसित करने का भी लक्ष्य रखा गया है उड़ान योजना के तहत। और उड़ान योजना के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने वाली एजेंसी के रूप में कार्य कौन करता है? तो हमारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कुछ बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने वाली एजेंसी के रूप में कार्य करता है। और इसी के तहत उड़ान योजना, तो उड़ान योजना की शुरुआत किसने की थी? तो देखो, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 27 अप्रैल 2017 को उड़ान स्कीम के तहत शिमला से दिल्ली की पहली फ्लाइट का उद्घाटन किया था। यहां पर पढ़ सकते हैं, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सस्ती दर वाली राज्य कनेक्टिविटी योजना का उद्घाटन किया, जिसका नाम है उड़ान योजना। 11वां क्वेश्चन, टेनिस में पुरुष कैटेगरी में सबसे ज्यादा हफ्ते तक नंबर 1 पर रहने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? टेनिस में पुरुष कैटेगरी में सबसे ज्यादा हफ्ते तक नंबर 1 पर रहने वाले खिलाड़ी बन गए हैं हाल ही में नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच ने पीछे छोड़ दिया है रोजर फेडरर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नोवाक जोकोविच। इमेज में आप देख सकते हैं 18 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता है नोवाक जोकोविच और किस देश के हैं? सर्बिया देश के हैं। 18 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने इतिहास रच दिया। कौन सा इतिहास? उन्होंने स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर को पीछे छोड़ते हुए पुरुष कैटेगरी में सबसे ज्यादा 311 हफ्ते तक नंबर 1 पर रहने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले रोजर फेडरर 310 हफ्ते तक नंबर 1 पर रहे थे और यह नोवाक जोकोविच तकरीबन 311 हफ्ते नंबर 1 रहे हैं। और यहां इस क्वेश्चन की बात करें तो इनसे जुड़े हुए यानी कि नोवाक जोकोविच से जुड़े कुछ क्वेश्चन की बात करें तो पिछले महीने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने। और रोजर फेडरर और राफेल नडाल दोनों के नाम कितने ग्रैंड स्लैम है? दोनों के नाम 20-20 ग्रैंड स्लैम है, लेकिन नोवाक जोकोविच के नाम पर 18 ग्रैंड स्लैम है। और ग्रैंड स्लैम के मामले में नोवाक जोकोविच रोजर फेडरर और राफेल नडाल से पीछे है, सिर्फ 2 कदम पीछे है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली मंत्रिमंडल ने किसके गठन को मंजूरी दे दी है? दिल्ली मंत्रिमंडल ने हाल ही में दोस्तों दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को मंजूरी दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का गठन किया जाएगा। हाल ही में दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी कि DBSE के गठन को मंजूरी दे दी है। इमेज में आप देख सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। प्रारंभिक चरण में राष्ट्रीय के लगभग 20 विद्यालयों को आगामी शैक्षणिक सत्र 2021-22 में नए बोर्ड से संबंधित किया जाएगा और नए बोर्ड के संचालक मंडल का नेतृत्व दिल्ली के शिक्षा मंत्री द्वारा किया जाएगा। और दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के विद्यालयों में कुछ सर्वोत्तम शिक्षा पद्धतियों को लागू करना है।
और आगे बात करें तो यहां जिक्र किया गया है नई दिल्ली का। नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1911 में। दिसंबर 1911 तक ब्रिटिश राज के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता थी। 15 दिसंबर को शहर की नींव भारत के सम्राट जॉर्ज पंचम ने रखी और प्रमुख ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन ल्यूटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने इसकी रूपरेखा तैयार की और ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ। तो इसी तरह दिल्ली का दोस्तों हमारा नया कैपिटल सामने आता है। कब सामने आया वो आपको पता चल गया। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में आदमखोर बाघिन अवनी की एक मादा शावक को निम्न में से किस टाइगर रिजर्व के जंगलों में छोड़ा गया है? अवनी नामक बाघिन की एक मादा शावक को हाल ही में पेंच टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पेंच टाइगर रिजर्व। यहाँ क्या लिखा है? पेंच टाइगर रिजर्व। किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र के एक जिले में भी विस्तारित है यह पेंच टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व का नामकरण प्राचीन पेंच नदी के नाम पर किया गया है। पेंच नदी पेंच टाइगर रिजर्व को बीच से होकर गुजरती है, यानी कि दो भागों में डिवाइड करती है पेंच नदी, और यह नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है तथा संपूर्ण रिजर्व को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में विभाजित करती है। यह रिजर्व मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित है और महाराष्ट्र के नागपुर जिले तक विस्तारित है पेंच टाइगर रिजर्व। और वर्ष 1975 में इसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और वर्ष 1998-99 में इसे एक टाइगर रिजर्व की मान्यता प्रदान की गई। और दोस्तों 2 दिन पहले ही पेंच टाइगर रिजर्व को रात्रि सफारी के रूप में भी घोषित किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, घरेलू जमीन पर कप्तानी में सर्वाधिक टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है? रिकी पॉन्टिंग के नाम दर्ज है यह महत्वपूर्ण रिकॉर्ड। कौन सा? घरेलू जमीन पर कप्तानी में सर्वाधिक टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड। और हाल ही में विराट कोहली ने स्टीव वॉ को दोस्तों पीछे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी रिकी पॉन्टिंग इस मामले में टॉप पर है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था रिकी पॉन्टिंग। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है सोनी विनोद, पंचाल कंदर्प, चावड़ा पूजा, गोहिल अरविंद कुमार हंसराज, वाघेला शारदा, ड्रीम वर्दी, सोनू कुमार, जमोड प्रवीण। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। श्रद्धा महला, प्रहलाद फतेपुरा, काल सिंह मावी, JSKN मैनपुरी, शैलेश कुमार तबियाड़। शैलेश कुमार तबियाड़ की एक खास बात है कि वो कुछ क्वेश्चन के आंसर पूरे सेंटेंस में लिखते हैं। बहुत ही अच्छा काम है शैलेश कुमार तबियाड़ का। अर्ली मॉर्निंग में वीडियो कभी भी मिस नहीं करते। थापा किंजल, पटेल उर्वशी, नितेश कुमार, सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। वीर कुर्रे, राठौड़ दुर्गा, मृगेश पटेल, प्रीति विश्वकर्मा, घनश्याम महिड़ा, पायल जाला, प्रीतिका पाठक और आदित्य यादव, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। देश का सबसे बड़ा गुर्दा डायलिसिस अस्पताल कहां शुरू हुआ? हमारे भारत देश का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल कहां शुरू हुआ? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। किस शहर में खुला है और किस शहर में कहां पर खुला है वो भी मैंने कल आपको बताया था। आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक बार आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।